राष्ट्र परमानेंट है, देश टूटता रहता है। भारत बहुत बार टूटा है, अफगानिस्तान बन गया, पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, श्रीलंका चला गया, यह तमाम टूटता रहता है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश यूएसएसआर 24 टुकड़े हो गए उसके। लेकिन एक बात है, देश होता क्या है? हम सब लोग देश को बड़ी बात समझते हैं। देश बहुत छोटी सी चीज है। हम देश के लिए कर रहे हैं, कोई देश के लिए नहीं कर रहा। देश के लिए आप कुछ कर ही नहीं सकते। हम देश के लिए कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, आप झूठ बोल रहे हैं। देश में करने के लिए आपके लिए कुछ है ही नहीं। देश एक जमीन का टुकड़ा होता है जिसकी टेरिटरी निश्चित होती है। जैसे आपके भारत की है, पाकिस्तान की है, बांग्लादेश की, सबकी। और उस देश को चलाने के लिए कि वो कैसे चलेगा, उसके लिए एक सरकार बनती है। सरकार किसी नियम कानून से चलती है, उसे आप संविधान कहते हैं। और उस देश में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, जिसमें आपकी जुडिशरी है कि ये कोर्ट है, कोर्ट इस तरीके से चलेगी, जज साहब का अपॉइंटमेंट ऐसे होगा, ये हाई कोर्ट होगी, ये लोअर कोर्ट होगी, ये सुप्रीम कोर्ट होगी। एक व्यवस्था बनी हुई है। इसलिए सरकारें आती हैं, जाती हैं, व्यवस्था बनी रहती है। ऐसा नहीं होता कि कोई नई सरकार आ गई, उन्होंने कहा हाई कोर्ट बंद हो गया, आज सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा। वो सब व्यवस्था वही है, उसमें कुछ थोड़ा बहुत बदलाव नियमों में होता रहता है। यहां अंदरूनी लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस है, देश को बचाने के लिए सेना है। तो उसमें मेरा और आपकी क्या भूमिका है? देश में आपकी क्या भूमिका है साहब? सरकार की टोटल नौकरीज देख लें, कुल मिला के 3.5 करोड़ हैं। तो आप सरकार के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को चलाने के लिए आप वहां नौकरी करने गए हैं। हो सकता है कि किसी नियम से आप असहमत हो, लेकिन फिर भी जाते हैं। आपको बहुत सारी चीजें खराब लगती हो, लेकिन वो व्यवस्था का हिस्सा है। वो गलत है, सही है, वो एक अलग बात है, लेकिन जो है आपको मानना पड़ेगा। तो देश बहुत छोटी सी चीज है, उस सबसे बड़ा है राष्ट्र। क्योंकि राष्ट्र किसी संविधान से नहीं चलता, राष्ट्र किसी नियम कानून से नहीं चलता। इसलिए यहां आपने जब यह प्रोग्राम शुरू किया, तो अगर यहां कोई सरकारी पद पे आदमी बैठा होता और वो संवैधानिक प्रोग्राम होता, तो आप जनगण शुरू से होता, प्रोटोकॉल तय होता। लेकिन न यहां जनगण हो रहा है और न ही कोई संवैधानिक प्रोटोकॉल मेंटेन है। इसलिए यह प्रोग्राम जब शुरू हुआ तो आपने कहा ये जो दीप हैं इनको प्रज्वलित करना है, यह राष्ट्र की पहचान है। इसलिए राष्ट्र न कभी टूटा है, न कभी टूट सकता है। राष्ट्र आस्थाओं से, परंपराओं से, सरोकारों से, मान्यताओं से चलता है। राष्ट्र को चलाने का काम समाज का होता है। और समाज जब थोड़ा लालची हो जाता है, जब लालची होता है तो कायर हो जाता है, और कायर होता है तो डरने लगता है, और जब डरने लगता है तो सत्ता अपने आप को एक्सपेंड करती है और आपके सरोकारों में, आपकी परंपराओं में, आपकी आस्थाओं में दखल देना शुरू करती है। एक कायर और डरपोक समाज अपने राष्ट्र की परंपराओं में सत्ता का दखल इसलिए बर्दाश्त करता है कि पूरे राष्ट्र की मानसिकता यह है कि हम सरकार से लड़ नहीं सकते, सरकार से बोल नहीं सकते, लिहाजा हम अपनी नाराजगी भी प्रकट यह सोच के करते हैं कि हमारी नाराजगी से ऐसा ना हो कि सत्ता से हमें कोई सुख मिलने वाला हो, वो ना मिले। यह एक कायर समाज की निशानी है। आप सत्ता में हैं, नहीं है, यह महत्व नहीं है। इसलिए सत्ता में होंगे तब आपका समाज मजबूत होगा। यह सबसे बड़ी भूल है। अगर समाज सामूहिक रूप से शक्तिशाली है और वह जानता है कि उसकी शक्ति कहां है, उसे किसी से कोई डायरेक्शन नहीं लेना। जब जब और जिस जिस दुनिया में समाज शक्तिशाली होता है,
ताकतवर होता है, अपनी आस्थाओं, अपनी परोपकारों और अपने परंपराओं के प्रति उसका एक कमिटमेंट होता है। पूरी दुनिया में इतिहास उठा के देख लीजिए, आज भी देख लीजिए, गलत और सही की बात बाद में छोड़ दीजिए। किसी की परंपरा गलत है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। किसी की आस्थाएं गलत है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। किसी की किताब में क्या लिखा है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन जो समाज अपनी उस आस्थाओं के प्रति सही में आस्थावान होता है, उसका कमिटमेंट होता है, यकीन मानिए, जिस समाज में अपनी सामूहिक शक्ति से अपने सरोकारों के प्रति कोई कमिटमेंट होता है, अपनी संस्कृति के प्रति कोई कमिटमेंट होता है, सत्ता उसकी चौखट पर 24 घंटे नाक रगड़ती है और पूछती है कि मुझे क्या करना है। उसको मालूम है कि इस समाज के एक छोटे से हिस्से को ही मुझे चुन के भेजना है, कोई और दूसरा नहीं चुनेगा। इसी समाज में से 10, 12, 15 करोड़ जो वोटर हैं वही चुनेगा। लिहाजा इतने बड़े समाज को मैं नाराज नहीं कर सकता। तो आपने अपनी सामूहिक शक्ति को इतना छीण कर लिया है, इतना कमजोर कर लिया है कि एक समाज के रूप में आप एक नहीं हैं। आपकी आस्था है, मंदिर में तो जाते हैं आप, होली दिवाली तो मनाते हैं आप, लेकिन समाज के अंदर आप सनातनी हिंदू नहीं हैं। आप पहले पटेल हैं, फिर ब्राह्मण हैं, फिर ठाकुर हैं, फिर बनिया हैं, फिर यादव हैं, फिर दलित हैं, ये सब कुछ है, सनातनी हिंदू नहीं दिखते आप। इसलिए आपकी सामूहिक शक्ति को, जो हजारों साल पहले से थी, धीरे धीरे बाहर के लोगों ने तोड़ा, फिर आपके लोगों ने तोड़ा, और यह सिलसिला तोड़ते तोड़ते वहां पहुंच गया कि अब तक मैं यह सुनता था कि ये दलित हैं, अब उन्हें लगा कि अब क्या कहें, उनका ये महादलित हैं, ये पिछड़े हैं, ये महापिछड़े हैं। और ये सारे एक्सपेरिमेंट इस देश के 90 करोड़ हिंदुओं के ऊपर ही हुए, क्योंकि सबसे ज्यादा लालच हम ही को है। उस लालच के कारण हम कहीं अपना पैर अड़ा के नहीं खड़े हुए कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे मेरी जान ही चली जाए, यह नहीं होने दूंगा मैं, यह नहीं होने दूंगा मैं। अगर इस देश में 4-5 मिसालें भी ऐसी होती तो आज हमारा यह हश्र न होता कि हम दुनिया में पहले ऐसे राष्ट्र हैं। 90 करोड़ की पॉपुलेशन है आपकी। मोरवी में मैंने सुना है 4000 करोड़ का सालाना टैक्स देता है मोरवी, अकेला एक छोटा सा शहर। आप जीएसटी भी देते हैं, इनकम टैक्स भी देते हैं, कानून को भी मानते हैं, इस संविधान से असहमत होते हुए भी उसे मानते हैं, और सरकार से भीख मांग रहे हैं आप। 50 बार ऐसे मांगते हैं जैसे हम दीनहीन लोग हैं, हमें कोई हमारी झोली में कोई डाल दे। 90 करोड़ पॉपुलेशन का देश, एक सोच का देश, वो 90 करोड़ पॉपुलेशन सरकार से बार बार एक मांग कर रही है, और ये मांग करते वक्त ना उनको अपने प्रति कोई हीन भावना होती है, ना अपने ऊपर शर्म आती है, ना हंसी आती है। मुझे शर्म भी आती है और हंसी भी आती है। 90 करोड़ लोग पूरी दुनिया में पहली बार मैंने देखा कि सरकार से कह रहे हैं हमें समान नागरिक अधिकार चाहिए। यह कहां सुना है आपने? आपके घर में कोई खाना बनाने वाली आए, आपके घर में कोई दूसरा काम करने वाला है, अगर वो बेचारा 10 लोगों के परिवार में कोई एक काम वाली आती है और वो ये कहती है कि देखिए मानवता के नाते मुझे भी अधिकार चाहिए, मुझे भी आप चीजें बराबर की दीजिए, तो समझ में आता है कि जो कम होता है वो बराबर के अधिकार की बात करता है। लेकिन यहां तो मेजॉरिटी कह रही है कि हमें समान नागरिक अधिकार चाहिए, यानी उसको मालूम है कि जो माइनॉरिटी में है उसके पास अधिकार ज्यादा है और आप पे कम है। और अब धड़ल्ले से मांग कर रहे हैं, और लोग लिखते हैं मुझे हमें ये मांग करनी चाहिए। मैंने कहा भिखारी हो क्या? इतने दीनहीन हो चुके हम,
और एक नहीं, हम ये सिलसिला जारी है, क्योंकि हमारे नेता चुनावी मोड में रहते हैं, सोते जागते हैं। और नेता का चुनावी मोड में रहना आवश्यक है, क्योंकि उसका वो नियम है। हर खेल के नियम होते हैं, हॉकी का अलग होता है, क्रिकेट का अलग होता है, फुटबॉल का अलग होता है, लोकतंत्र के नियम अलग हैं। वो बेचारा अगर अपनी जीत हार के बारे में नहीं सोचेगा तो क्या सोचेगा वो? लेकिन कितने नेता होंगे? 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, तो 95 करोड़ जनता क्या कर रही है? इसलिए हम आपको सही बात न पता चले, इसलिए दाएं बाएं इधर उधर की बड़ी बड़ी बातें करते रहो, और आप कभी अपने आप को, अपनी शक्ति को पहचान ही ना पाएं कि हमारी शक्ति क्या है, जिसके कारण आज आपके सामने एक चुनौती है। और मुझे सच बता रहा हूं, मैं सार्वजनिक मंच से कह रहा हूं, जब जब सुनता हूं तो इतना दुख होता है मुझे। 25 साल की पत्रकारिता के कैरियर में मैं सोचता था कि ऐसा भी होता होगा। मैंने तो आज तक कोई मांग ऐसी नहीं सुनी है कि इस देश में जो सबसे कम हो वो कोई मांग कर रहा हो ऐसी। 90% मांगे मेजॉरिटी समाज ही कर रहा है, और यही सरकार बनाता है, यही सरकार को चलाता भी है।